नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज की क्लास का एक बहुत बड़ा जो सवाल है, वो है कावेरी जल विवाद को लेकर। और कावेरी जल विवाद जो विनियमन समिति है, क्या इस विवाद को सुलझाने में सक्षम है? और ये क्या विवाद है, एकदम जड़ से जानेंगे। और इसमें 2 राज्य क्यों बार-बार झुलसते रहते हैं? एक राज्य है कर्नाटक, दूसरा राज्य है तमिलनाडु। तो यहाँ पे आज हम इस डिबेट को डिस्कस तो करेंगे ही, सारे समीकरण को समझेंगे भी, लेकिन क्या ये विवाद समाप्त हो जाएगा भविष्य में, या अभी वर्तमान में जो ये विवाद उभरा है, क्या इसका कोई समाधान है या नहीं है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 2007 का एक प्रमुख वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये जो विवाद है ये क्यों अभी तूल पकड़ रहा है, तो देखिए हाल ही में क्या है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं विजय थलपति, इन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। साथ साथ यहाँ इस चित्र में आपको नजर आ रहा होगा कि ये है कर्नाटक के नए निर्वाचित मुख्यमंत्री। देखिए कर्नाटक में पहले मुख्यमंत्री जो थे वो सिद्धारामैया थे और डी शिव कुमार जो है उसके बाद बने थे। तो डी शिव कुमार के साथ तमिलनाडु के जो सीएम है विजय ने वो क्या किया, मीटिंग करने के लिए एक प्रपोजल भेजा। लेकिन और ये किसको लेकर था, एक खास तौर पर कावेरी जल विवाद को लेकर ही था, लेकिन ये मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन विजय थलपति ने प्रधानमंत्री को, यानी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से कर्नाटक की जो प्रस्तावित एक योजना है जिसका नाम है मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर परियोजना, इसकी कानूनी मंजूरी को खारिज करने का आग्रह किया है। अब देखिए यहां से सवाल उठता है, क्या यह विवाद अभी का है या विवाद पहले का है, और इसको लेकर तमिलनाडु को क्या दिक्कत है। तमिलनाडु इस पूरी नदी के ऊपर और इस प्रोजेक्ट के ऊपर तमिलनाडु को क्या आपत्ति हो रही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक तरफ तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए कवायद कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, और साथ साथ माना जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। तो ऐसा क्या है, क्या ये विवाद पहले सुलझा नहीं था, और ये अगर सुलझ गया था तो वापस से तूल क्यों पकड़ रहा है, और भविष्य में ये क्या विवाद बार बार होगा। तो इससे समझने के लिए हमें सबसे पहले जिस नदी को लेकर ये विवाद है उसको समझना होगा, जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है भारत की, प्रायद्वीप भारत की ये एक प्रमुख नदी के तौर पे जानी जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो फिर आपको कुछ और भी नई बिंदु समझने आएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कावेरी के बारे में बात करें तो इसी कावेरी के ऊपर एक डैम है जिसका नाम है मेकादातु डैम। ये कहाँ आता है, ये कर्नाटक में आता है, और इसको लेकर ही तमिलनाडु क्या कर रहा है, आपत्ति जता रहा है। इस डैम को लेकर ही पूरा का पूरा क्या है, विवाद है। और ये डैम है किसके ऊपर, मेकादातु। तो ये मेकादातु है कावेरी नदी को लेकर। इसी में आपको देखने मिल रहा है कि एक सहायक नदी है जिसका नाम है अर्कावती। ये अर्कावती एक सहायक नदी है किसकी, कावेरी नदी की। इसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद है। तो इस विवाद का समाधान क्या हो सकता है, इसमें कर्नाटक का क्या पक्ष है, इसमें तमिलनाडु का क्या पक्ष है। अगर आप में से कोई भी इस सेशन को पहली बार देख रहा है तो इस विवाद को बहुत आसानी तक आप आखिरी तक जब सेशन देखेंगे तो आपको सारी ही चीजें बेहतर तरीके से समझने आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो कुल मिलाकर ये जो बात थी विजय थलपति की, वो विजय थलपति यही प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि इस योजना को क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, है ना। एक बात तो ये है। दूसरी बात अगर हम इसी संदर्भ में देखना चालू करें तो इसको लेकर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु इसी समय क्यों इसको कह रहा है जब पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आया हुआ है। तो ये टाइमिंग भी, इसका समय भी ना बहुत आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि इस समय पर ही क्यों ऐसी बातचीत हो रही है। तो इसको भी हम समझेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो मैंने जैसा बताया कि भाई तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ये किसको पत्र लिख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, और मेकादातु बैलेंसिंग रिजर्वायर परियोजना के लिए कानूनी मंजूरी खारिज करने का आग्रह भी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, और तीसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि ये मुलाकात हो नहीं पाई,
अब अगर हम बात करें ये कावेरी नदी है क्या, तो कावेरी नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है भारत की, जो दक्षिण भारत में बहती है और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के तौर पर इसको उपमा दी जाती है। ये नदी के बारे में अगर हम बात करें तो इस नदी का जो उद्गम है वो पश्चिम घाटी पहाड़ी की ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन ये नदी निकलती कहां से है? कर्नाटक से निकलती है और फाइनली ये बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में ये नदी जाती है। साथ साथ इसका अफवाह जो है वो केरल और पुडुचेरी में भी फैला हुआ है, तो ये वहां के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहती है। तो ये 4 क्षेत्रों के लिए इसका अफवाह तंत्र फैला हुआ है। तो ये कर्नाटक में विशेष तौर पर इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। उसके बाद ये नदी कहाँ जाती है? फिर तमिलनाडु में जाती है। इसमें और भी सहायक नदियाँ होती हैं। बेंगलोर शहर को भी जल इससे कई रूप में मिलता है। कृष्ण सागर डैम, मेट्टूर डैम, इरोड, तिरुचि, साथ साथ मैंने बताया अभी मेकादातु डैम, ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं और कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो इसके तटों पर पड़ते हैं। अगर आपसे कोई कावेरी नदी के बारे में जाने तो आप बताएंगे कि भाई कावेरी नदी भारत की पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीप नदियों में से एक है। जैसे भारत की जो प्रमुख पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, इसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है ना, इसी में गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो कावेरी एकदम दक्षिण भारत में आ जाती है और ये प्रमुख प्रायद्वीप नदियां हैं। देखिए जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें जल की समस्या इतनी नहीं होती जितना किस नदियों में होती है, जितना अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो जितना आपकी प्रायद्वीप नदियां होती हैं, ये साल भर इनमें पानी नहीं बहता। तो इसीलिए कावेरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है तमिलनाडु के लिए भी और साथ साथ कर्नाटक के लिए भी। अब इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक रूप से इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर इसमें पुन्नी नदी भी कहते हैं दक्षिण भारत में। तो ये नदी दक्षिण भारत में खेती भी करती है, पीने के पानी और इकोसिस्टम के लिए जीवन रेखा है। वहां पर जो पारितंत्र है उस पारितंत्र को बहाल करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो ये नदी का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है ना, इसकी जो महत्वता है वो बहुत अत्यधिक है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस नदी की उत्पत्ति और मार्ग की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित तल कावेरी से निकलती है ना। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ही इसका सीधे तौर पर उद्गम होता है। तो ये कोडागु जिले में पश्चिमी घाटी पहाड़ी, जिसको सह्याद्री पर्वत कहते हैं, वहां की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से इसका उद्गम सीधे तौर पर देखने मिलता है। इसके अलावा अगर हम बहाव और लंबाई की बात करें तो ये दक्षिण भारत में लगभग 800 किलोमीटर बहने के बाद तमिलनाडु के पूमपुहार में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो तमिलनाडु से होती हुई ये कहाँ गिर जाती है? पूमपुहार, बंगाल की खाड़ी में। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में तो हम जान ही रहे हैं कि एक प्रमुख नदी के तौर पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बेसिन का दायरा देखें तो कावेरी नदी का जो बेसिन है इसका क्षेत्रफल लगभग 87,900 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और मैंने आपको बताया भी था जो 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में है, जिसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इसके अलावा केरल है, पुडुचेरी है, इसमें फैला हुआ है। तो ये नदी का विस्तार मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब नदी को लेकर जो पूरा का पूरा विवाद है ना, वो क्यों है? क्योंकि देखिए नदी को लेकर बहुत सारी अलग अलग डिबेट्स होती हैं। क्योंकि इसमें देखिए 2 प्रमुख राज्य हैं, एक कर्नाटक है और दूसरा कर्नाटक है, दूसरा तमिलनाडु है। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में भी देख लीजिए। इसकी कुछ बाईं ओर से मिलने वाली, जो बाएं तट से हो, जैसे ये रिवर यहाँ से इस तरीके से बढ़ रही है, तो ऊपर से आने वाली जो नदियां हैं वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी बाएं तट की सहायक नदियां हैं, जिसमें आपको एक नदी दिख रही है हरंगी नदी है। दूसरी नदी यहाँ पर जो दिख रही है उसका नाम है हेमवती नदी। तीसरी नदी जो दिख रही है इसमें है शिमशा नदी। शिमशा नदी के अलावा जो चौथी नदी है वो अर्कावती दिख रही है आपको। तो ऐसे प्रमुख प्रमुख नदियां हैं। और अगर हम उसी संदर्भ में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की भी बात करें तो दाईं ओर से जो मिलती हैं, दाहिने किनारे से जो सहायक नदियां हैं उसमें लक्ष्मण तीर्थ है, ये नदी है लक्ष्मण तीर्थ के नाम से जानी जाती है। दूसरी नदी है जैसे काबिनी नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा सुवर्णावती है जो इसकी प्रमुख नदी देखने मिलती है। भवानी यहाँ पर आपको देखने मिल रही है, नोयल देखने मिल रही है और अमरावती देखने मिल रही है। तो ये कुछ इसकी दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, कुछ बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और फाइनली ये कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, ये नदी दोनों राज्यों से होकर बह रही है, इसकी ये सहायक नदी है, इसका ये उद्गम स्थान है, लेकिन विवाद क्या है? विवाद क्यों उठता रहता है बार बार? देखो, विवाद इसलिए उठता है, सबसे पहले हम समझें कि दक्षिण भारत में जल की कमी है। यहाँ की नदियां पूर्ण रूप से साल भर नहीं बहती हैं। हिमालय की नदियों में साल भर पानी रहता है, लेकिन इन नदियों में जो पानी का स्तर है वो विशेष तौर पर वर्षा पर निर्भर करता है, क्योंकि ये प्रायद्वीप पेरिनियल रिवर्स, जो हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं या प्रायद्वीप नदियां कहते हैं, इनमें साल भर पानी की दिक्कत रहती है। वर्षा ऋतु में इनको जल मिलता है। अब देखिए, इसको लेकर अगर हम देखें तो भारत में मॉनसून जो आता है, इस मॉनसून के दो प्रकार होते हैं। तो एक प्रकार है जिसको आप कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जो अभी आया हुआ है। ये 1 जून को केरल पहुंच जाता है। इससे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा होती है। किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और एक है उत्तर पूर्व मानसून। तो अगर हम उत्तर पूर्व मानसून को बहुत ध्यान से देखें तो ये भारत में वर्षा कब करता है? नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। और हम दोनों मानसून को अंतर देखें तो भारत के 80% क्षेत्रों को वर्षा किससे मिलती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलती है। और ये जो उत्तर पूर्व मानसून है, इससे सिर्फ 20% क्षेत्रों में वर्षा होती है। और विशेष तौर पर पूरे तमिलनाडु राज्य को वर्षा किससे मिलती है? तो तमिलनाडु को उत्तर पूर्व मानसून से मिलती है, ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलती है। यानी अगर विजय थलपति अभी जा रहे हैं कहाँ पर? अभी विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के पास, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, ये कर्नाटक के पास जा रहे हैं, उसके बहुत बड़ी वजह है कि जब गर्मियों का मौसम आता है, जैसे अप्रैल मई में आप देखते हैं कितनी गर्मी बढ़ जाती है, कई शहरों में जल जो स्तर है वो शून्य हो जाता है, लेकिन मानसून आने के बाद स्थितियां सामान्य होने लगती हैं। लेकिन ये स्थिति जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की, कर्नाटक में तो सामान्य कर रही है, लेकिन तमिलनाडु में अभी भी समस्या है। तो तमिलनाडु इसलिए अपने जल को लेकर बार बार क्या होता है, इस विवाद को खड़ा करता है। और अभी मेकादातु डैम का जो जल स्तर है, जो जो जल मिलना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे बीच में बहुत सारे ऐसे समझौते हुए हैं जिसमें इस नदी से कितना पानी किसको मिले, इस पर पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 2007 और 2018 का वर्डिक्ट समझेंगे तो आपको थोड़ी सी बात समझने आएगी। तो अगर हम कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड 2007 की बात करें तो इसमें तमिलनाडु को 419 टीएमसी का जल मिला है, कर्नाटक को 270 का, केरल को 30 का और पुडुचेरी को 7 का। ऐसे बंटवारा हुआ था। ये कब का है? ये 2007 के बंटवारे के संदर्भ में मैं बता रहा हूं। अभी कावेरी वाटर डिस्प्यूट यानी जल विवाद को लेकर जो ये ट्रिब्यूनल है, ये जो अधिकरण है, इसका 2007 की जो चीज थी, तो इसको कहते हैं कावेरी जल बंटवारे पर न्यायिक ढांचा। 2007 की बात करें तो कावेरी नदी के पानी का बंटवारा 2 अहम कानूनी फैसलों के आधार पर किया गया। एक कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण CWDT का फैसला 2007, और इस फैसले के तहत क्या किया गया, इसमें 50% भरोसेमंद उपलब्धता के आधार पर कुल अनुमानित 740,000 मेट्रिक मिलियन क्यूबिक फीट पानी से, यानी 740 टीएमसी से सीधे तौर पर तमिलनाडु को 419 टीएमसी आवंटित किया गया, कर्नाटक को 270 टीएमसी आवंटित किया गया, केरल को 30 टीएमसी आवंटित किया गया और पुडुचेरी को 7 टीएमसी आवंटित किया गया। इसी संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण के लिए बाकी 14 टीएमसी सुरक्षित रखा गया था। ये 2007 में एक तरीके से इसके ऊपर न्यायिक ढांचा ने विवाद को सुलझाने का प्रयास किया था। 2018 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच के जल विवाद को देखते हुए इसके अंदर थोड़े से बदलाव किए। केरल और पुडुचेरी में बदलाव नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 2007 के ट्रिब्यूनल के फैसले में बदलाव करते हुए कहा कि अंतरराज्यीय नदी एक राष्ट्रीय संपत्ति है। मतलब कोई भी रिवर इंटर स्टेट है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो वो राष्ट्रीय संपत्ति का हिस्सा होती है। और उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कुछ बदलाव किए। कर्नाटक को 270 से 284.75 टीएमसी अधिक दिया, यानी 14 टीएमसी यहां पर बढ़ा दिया गया। इसमें विशेष तौर पर बेंगलोर शहर के पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको बढ़ाया गया।
दूसरा, अगर कहीं से बढ़ाया गया होगा तो कहीं से कम हुआ होगा। तो तमिलनाडु को जो 420 के आसपास मिल रहा था उसको घटा दिया गया, और ये जो है 404.25 टीएमसी दे दिया गया, जिसमें 14.75 टीएमसी घटाया गया। साथ ही 10 टीएमसी भूजल की उपलब्धता को भी माना गया। इसके अलावा केरल में कोई बदलाव नहीं हुआ, पुडुचेरी में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, एक लिमिट तय की गई 2018 के बाद कि सालाना पानी छोड़ने में कि कर्नाटक को बिलीगुंडुल गेजिंग स्टेशन पर तमिलनाडु के लिए हर साल 177 टीएमसी पानी छोड़ना होगा। 2007 के ट्रिब्यूनल के फैसले के तहत ये 192 टीएमसी से घटाकर कितना कर दिया गया, 177 कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मध्यस्थता करी, कितना जल मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, कितना कम बढ़ाना चाहिए, इस पर सारा फैसला दिया था। तो आज हम 8 साल बाद फिर क्यों इस विवाद में पड़ गए हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है प्रकृति। देखो, नदियों में कितना पानी रहेगा, मॉनसून किस साल कितना आएगा, नदी का स्तर कितना बढ़ेगा, ये हर साल फिक्स नहीं होता। हर साल कुछ ना कुछ अलग चीजें होती। जैसे इस साल गर्मी बहुत तेज पड़ी तो कई शहर जो थे वहां पर भूजल शून्य हो गया। अब जब वहां भूजल शून्य हो गया तो वहां के लोगों से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछले साल हमें कितना पानी मिला था। अगर मान लिया जाए किसी ने 2 लीटर पानी पी लिया है और उससे कहा जाए कि तुमने 2 दिन पहले 2 लीटर पानी पिया था, इसलिए तुम्हें आज प्यासा रहना पड़ेगा, तो ये एक तरीके से प्राकृतिक नियम नहीं कहता है। तो ये विवाद बार बार इसलिए तूल पकड़ता है क्योंकि तमिलनाडु के अंतर्गत कृषि जो होती है, दोनों मौसम में चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, जिसके कारण यहाँ, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, रबी की फसलों में हम गेहूं उगाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में गेहूं ना खाया जाता है ना उगाया जाता है ना, रोटियां नहीं चलती। आप कभी तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां चावल की ही अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु को दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा भी नहीं मिलती, और साथ में हमारे संविधान के भी 3 पहलू कहीं ना कहीं इसमें बीच में आड़े आते हैं। तो तमिलनाडु अपनी समस्या को लेकर बार बार खड़ा हो जाता है कि भाई जितना हमें जल आवंटन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। दूसरा, इस डैम की वजह से पूरा का पूरा जल जो है डाइवर्ट हो रहा है। तो ये समस्या भी बार बार तमिलनाडु उठाता है। इस कारण तमिलनाडु अभी वापस से चर्चा में है। तो मेकादातु प्रोजेक्ट को लेकर अभी पूरी चर्चा है। ये मेकादातु प्रोजेक्ट जो है लगभग 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जो कि ये ओंटीगोंडू में कर्नाटक में बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट साइट जो है कॉन्फ्लुएंस पर है, मतलब ये कहां पर पाई जाती है, तो अर्कावती और कावेरी नदी के जो मतलब जहां पर ये दोनों का संगम होता है वहां पे किया जाता है। रिजर्वायर एम टू इंश्योरिंग ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलोर एंड एडजेसेंट एरिया। और इस डैम का सीधा उद्देश्य यही था कि इससे क्या हो, मेकादातु से जो बैंगलोर शहर है उसके पीने की पानी की समस्या दूर की जाए। ये बैंगलोर शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, और प्रोजेक्ट से लगभग 400 मेगावाट की बिजली भी बनाई जाती है। अब इसके लिए क्या है, जल को रोकना पड़ता है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। इसको लेकर तमिलनाडु को आपत्ति है। तो मेकादातु प्रोजेक्ट को लेकर अभी तमिलनाडु की जो समस्या है वो भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि देखो मैंने आपको कहा ये प्रकृति की समस्या है। अब प्रकृति में कई बार जल ज्यादा होता है, किसी जगह पे आप देख रहे हो असम बाढ़ का शिकार हो जा रहा है ना। वहीं पर अगर हम देखें तो कच्छ का क्षेत्र है या धारवाड़ क्षेत्र है, महाराष्ट्र के कई इलाके हैं वो सूखे का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे ही मेकादातु जो है कन्नड़ में, जिसका अर्थ होता है बकरी की छलांग, कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित मल्टीपर्पज बैलेंसिंग रिजर्वायर परियोजना है। ये कर्नाटक के रामनगर जिले में बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, और ये उस गहरी घाटी वाले संगम पर है जहां अर्कावती नदी कावेरी नदी से मिलती है, और ये तमिलनाडु की सीमा से बस 4-5 किलोमीटर ऊपर की ओर अपस्ट्रीम है। अब इसको लेकर ही तमिलनाडु को आपत्ति है कि अगर इसका पानी रोका जाएगा तो हमारी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब कोई कहे कि सर 2018 का वर्डिक्ट पालन किया जाए, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा कि ये विवाद क्या है, ये विवाद अंतरराज्यीय विवाद है। अब ये जो है, ये अंतरराज्यीय जो विवाद हैं ये इतने ज्यादा जटिल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के अंतर्गत जब हम आर्टिकल 262 की बात करते हैं, अनुच्छेद 262 को अगर हम समझें तो अनुच्छेद 262 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 262 में दिया है कि पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इंटरस्टेट रिवर्स। यानी भारत की संसद जो है वो क्या करेगी, वो कोई भी अंतरराज्यीय जो नदियां हैं उनके विवाद को लेकर क्या कर सकती है, उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसीलिए जो विजय थलपति हैं वो किसके पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा रहे हैं, और साथ साथ दूसरे राज्य की जो मुख्यमंत्री उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, जो रिवर वाटर है इसको राज्य सूची की एंट्री 17 में रखाया गया है। यानी हमारी जो राज्य सूची है उसका अगर हम 17वें भाग को देखें तो उसमें लिखा है
वाटर सब्जेक्ट टू प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरस्टेट रिवर, यानी जल जो है, जल का जो मामला है वो राज्य सूची का मामला है 17वीं के लिए लेकर, जिसमें अगर कोई अंतरराज्यीय जो नदी का विवाद होता है, और एक संघ सूची का विवाद, संघ सूची में अगर एंट्री नंबर 56 की बात करें तो ये नियमन की बात करता है और नियमन और विकास की बात करता है, अंतरराज्यीय जो नदियां हैं उनको लेकर, किसमें, तो जनहित में। तो इन सारे संदर्भों की वजह से ऐसा नहीं है कि कोई एक बॉडी ये डिसाइड कर सकती है, कोर्ट भी डिसाइड करती है, संसद भी डिसाइड करती है, राज्य भी डिसाइड करती है। और मैंने जैसा कहा, हर साल वर्षा का अनुपात एक जैसा नहीं होता, हर साल प्राकृतिक स्थितियां ऐसी नहीं होती, हर साल भूजल ऐसा नहीं होता है। तो क्या ये विवाद नियमन के द्वारा सुलझाया जा सकता है? तो देखो, समय समय पर होने वाले बदलाव जो हैं वो आम व्यक्ति के जीवन को बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि भारत के अंतर्गत जो आ रहा मानसून है, इस मानसून में हमें अभी जो वर्षा मिलती है ये भारत के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को मिलती है, लेकिन ये कब की बात है, ये 1 जून से शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये मानसून तमिलनाडु को मिल ही नहीं पाता। तमिलनाडु को तब वर्षा मिलती है जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है, और इस उत्तर पूर्वी मानसून में अभी 2 से 3 महीने का समय है। तो जब तक तमिलनाडु क्या है, ये सारी समस्याओं को झेलेगा। इस कारण ही तमिलनाडु की जो आपत्ति है वो बहुत ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है। तो ये कह दिया जाए इसका हमेशा एक परमानेंट सॉल्यूशन है, तो नहीं है। जब भी इंटरस्टेट, अंतरराज्यीय नदियों का विवाद होता है तो इसको समयबद्ध तरीके से, उस समय क्या स्थितियां हैं उसके अनुरूप ही सुलझाया जा सकता है, और इसमें हर राज्य के पास ऐसा मूक बधिर होने का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ये पावर है ना कि भाई वो अपने लोगों के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो तमिलनाडु के द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है वो पूरी जायज है, और ऐसा कह दिया जाए कि वो पुराने नियमों को ही माने तो प्रकृति, मैंने आपको कहा है ना कि हम ये नहीं कह सकते किसी को 3 दिन पहले उसने ज्यादा पानी पी लिया तो आज वो प्यासा रहे, और जल की जरूरतों को पूरा करना एक अनिवार्य हिस्सा है। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके लिए कि कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में ताल कावेरी से होता है। कावेरी एक पूर्व वाहिनी प्रायद्वीप नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी प्रमुख पक्षकार हैं, और मेकादातु परियोजना कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर निकट प्रस्तावित है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। अगर आपने सेशन अच्छे से देखा है तो उसका आंसर आप आसानी से कर पाओगे, और मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं और बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे करोल बाग सेंटर में 17 अगस्त से जो ऑफलाइन बैचेस हैं उनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं यूपीएससी 2027 के फाउंडेशन बैच के लिए। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझने आई होंगी। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।